हेलो स्टूडेंट, टुडेज और टॉपिक इज फ्रॉग और फ्रॉग की ये रैपिड रिवीजन क्लास होगी। रैपिड रिवीजन क्लास में अपन कंप्लीट टॉपिक को 3 पार्ट में डील करने वाले हैं। टॉपिक का फर्स्ट पार्ट होगा क्लासिफिकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट में अपन डील करेंगे मॉर्फोलॉजी और थर्ड वाले पार्ट में अपन डील करने जाएंगे एनाटॉमी वाला पार्ट। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग बातें अपन यहां नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ द फ्रॉग, वो है राना टिग्रीना। मोस्ट कॉमनली अपने को यही स्पीसीज देखने को मिलती है, राना टिग्रीना। और इसी के सिमिलर जो अपने को दूसरे मेंबर देखने को मिलते हैं, कॉमनली उनको टोड बोला जाता है। अगर टोड की मोस्ट कॉमन स्पीसीज की अपन बात करते हैं तो वो है बुफो मेलेनोस्टिक्टस। फिर बात करते हैं दे नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्व इट थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। फिर बात करते हैं दे आर पोइकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मीन्स बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर 50 डिग्री हो रहा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से होता क्या है, ये कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं टेम्परेचर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन। एस्टिवेशन अपन किसको बोलेंगे और हाइबरनेशन अपन किसको बोलेंगे, उसकी बात करते हैं। दे टेक शेल्टर इन डीप बर्रोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। अगर अपन बात कर रहे हैं वो एक्सट्रीम हीट की वजह से डीप बर्रोज में शेल्टर ले रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे एस्टिवेशन या फिर समर स्लीप। दूसरी तरफ अपन बात कर रहे हैं अगर एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वो डीप बर्रोज में शेल्टर ले रहे हैं, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइबरनेशन। फिर बात करते हैं अपन कैमोफ्लेज एंड मेटाक्रोसिस। ये कैमोफ्लेज और मेटाक्रोसिस भी शो करते हैं। इसमें होता क्या है, दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम दियर एनिमीज। एनिमीज से अपने आप को हाइड करने के लिए वो अपनी बॉडी का कलर चेंज करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। अब बॉडी का कलर चेंज करके अपने आप को कैसे हाइड कर लेते हैं वो समझते हैं अपन। अपने को पता है मोस्टली फ्रॉग जो है वो या तो अपने को ग्राउंड के ऊपर मिलेगा या फिर वो वाटर के अंदर देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं ग्राउंड की तो ग्राउंड के ऊपर ग्रासेस होती हैं, तो अपनी बॉडी का कलर चेंज करके बिल्कुल या तो ग्रासेस के जैसा कर लेते हैं, या फिर अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर ये अपने को एल्गी देखने को मिलते हैं, तो ये भी क्या करते हैं अपनी बॉडी का कलर चेंज करके बिल्कुल एल्गी के जैसा कर लेते हैं और उनके बीच में जाके छुप जाते हैं। प्रीडेटर इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं जो प्रोटेक्टिव कलरेशन इनके अंदर देखने को मिला है, उस प्रोटेक्टिव कलरेशन को अपन बोलेंगे मिमिक्री। फिर बात करते हैं स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड के प्रेजेंट होने की वजह से इनकी स्किन जो है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। टोड हैव पॉइजनस ग्लैंड इन इट्स स्किन। टोड जो होते हैं उनकी स्किन के अंदर अपने को पॉइजनस ग्लैंड भी देखने को मिलती हैं और उसी वजह से ये अपने प्रीडेटर्स के लिए डिस्टेस्टफुल भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नेक और टेल की। अगर अपन बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर नेक और टेल दोनों ही एब्सेंट होते हैं और एब्सेंट होने की वजह से ही इसके लिए अडेप्टेशन होता है। जंपिंग, स्विमिंग और लैपिंग के लिए अडेप्टेशन होता है नेक और टेल का एब्सेंट होना भी। फिर बात करते हैं एक्सोस्केलेटल की। एक्सोस्केलेटल है वो भी फ्रॉग के अंदर एब्सेंट होगा। फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी की जब अपन बात करते हैं तो जो फ्रॉग की कंप्लीट बॉडी है उसको अपन 2 ही कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, हेड और ट्रंक। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं हेड की। हेड वाले पार्ट की अगर अपन बात करें तो एंटीरियर जो पार्ट है, एंटीरियर कॉनिकल पार्ट है हेड का, उसको अपन बोलते हैं स्नट। और उसी के साथ हेड वाले पार्ट में ही अपने को और दूसरी काफी सारी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगी। 1 बाय 1 करके अपन उनको डील करने वाले हैं। सबसे पहले अपन हेड वाले पार्ट में बात करते हैं माउथ की, और माउथ की बात करेंगे तो माउथ में अपने को टंग भी देखने को मिलेगा और टिथ भी। अगर बात करते हैं टंग की तो फ्रॉग की जो टंग होती है वो लॉन्ग होती है, स्टिकी होती है, बाइलॉब्ड होती है और फोल्डेड होती है। ऐसे ही अपन बात करें टिथ की, तो टिथ की बात करें तो मेनली फ्रॉग के अंदर अपने को 2 टाइप के टिथ देखने को मिलेंगे। एक को अपन बोल रहे हैं मैक्सिलरी टिथ
और दूसरे को अपन बोल रहे हैं वोमेराइन टीथ। बात करते हैं मैक्सिलरी टीथ की, तो मैक्सिलरी टीथ के भी अपने को डिफरेंट टाइप देखने को मिलेंगे, वो भी डिफरेंट बेसिस पे। अगर अपन बात करें होमोडोंट की, साइज और शेप की अगर अपन के बेसिस पे अगर बात करें अपन, तो साइज और शेप के बेसिस पे फ्रॉग की जो टीथ होते हैं वो सभी समान होते हैं, इसी वजह से उनको होमोडोंट टाइप का डेंटिशन अपन बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं इरप्शन के बेसिस पे, तो इरप्शन के बेसिस पे फ्रॉग के अंदर अपने को पॉलीफाइडोन टाइप का डेंटिशन देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं जॉ बोन के साथ अटैचमेंट कैसा है टीथ का, तो जॉ बोन के साथ अटैचमेंट के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो एक्रोडोन टाइप का डेंटिशन अपने को देखने को मिलता है। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ की अगर अपन बात करें वोमेराइन टीथ की, तो वोमेराइन टीथ के लिए सिंपली अपने को इतना ध्यान में रखना है, दे हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। फिर अगर अपन बात करें लोअर जॉ की, तो फ्रॉग का जो लोअर जॉ होता है उसके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। फिर बात करते हैं हेड वाले पार्ट में ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल वन पेयर में होगा, एयर को इनहेल करना इसका फंक्शन होता है। साथ में अपन बोलते हैं कि नेजल एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है जो स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है। ऐसे ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ब्रॉस्पोर्ट। ब्रॉस्पोर्ट के लिए अपने को यह बताना है कि फ्रॉग का जो हेड वाला पार्ट है उसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर पिनियल ग्लैंड के वेस्टिजियल होने की वजह से दोनों आई के एकदम सेंटर वाले पोर्शन में एक सर्कुलर नोच लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है जिसको अपन ब्रॉस्पोर्ट बोलते हैं। फिर बात करते हैं टिम्पेनम की। टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, वन पेयर इसका नंबर होता है, और साथ में अपन ये भी बोलते हैं कि इसके अंदर एक ईयर ओसिकल भी मिलती है जिसको अपन कोलुमेला नाम देते हैं। फिर बात करते हैं आई की। आई के लिए अपने को पता है या तो आई सिंपल टाइप की हो सकती है या फिर कंपाउंड टाइप की। फ्रॉग के अंदर सिंपल टाइप ऑफ आई अपने को देखने को मिलती है, वन पेयर इनका नंबर होता है। साथ में अपन बोलते हैं कि इसके अंदर 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। सबसे पहली जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो है अपर आईलिड। अपर आईलिड जो होती है वो इमूवेबल होती है फ्रॉग के अंदर। फिर बात करते हैं लोअर आईलिड की। लोअर आईलिड मूवेबल होती है। ऐसे अपन बात करते हैं थर्ड आईलिड की जिसको अपन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी मूवेबल होती है और मूवेबल होने के साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी होती है। साथ में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के लिए अपन बोलेंगे कि ये मड और डस्ट से आई की प्रोटेक्शन करती है। फिर अपन बात करते हैं वोकल सैक की। वोकल सैक को अपन रेजोनेटर ऑर्गन भी बोलते हैं। रेजोनेटर ऑर्गन अपन इसको यहां इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका फंक्शन जो होता है वो साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो साउंड प्रोड्यूस करता है उस साउंड को नाम देते हैं अपन क्रॉकिंग साउंड। अगर नंबर की बात करें तो वन पेयर नंबर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ब्रीडिंग सीजन के अंदर फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये ओनली और ओनली वोकल सैक या रेजोनेटर ऑर्गन है अपने को मेल फ्रॉग के अंदर ही मिलेंगे। फीमेल के अंदर वोकल सैक या फिर रेजोनेटर ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, हेड ट्रंक। ट्रंक वाले पार्ट के अंदर मेनली अपन बात करेंगे सबसे पहले वर्टिब्रल लाइन की। वर्टिब्रल लाइन के लिए अपन बोलेंगे कि डॉर्सल सरफेस के एकदम सेंटर वाले पोर्शन में एक लाइट येलो कलर की डेवलपमेंटल लाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रल लाइन। उसके बाद में बात करते हैं डर्मल प्लीका। डर्मल प्लीका के लिए बोलते हैं फ्रॉग की जो डॉर्सल सरफेस होती है उस डॉर्सल सरफेस की स्किन के अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल फॉल्ड्स अपने को देखने को मिलते हैं। उन लॉन्गिट्यूडिनल फॉल्ड्स को ही अपन बोलते हैं डर्मल प्लीका। फिर बात करते हैं ट्रंक वाले पार्ट में ही अपने को फोर जो है लेग्स भी अपने को देखने को मिलेंगे, और लिम्स की अगर अपन बात करते हैं तो हैंड लिम्स जो होंगे वो 2 होंगे और 2 होंगे फोर लिम्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं हैंड लिम्स की। हैंड लिम्स की अगर अपन बात करें तो इनका शेप जो होता है वो जेड शेप होता है। साथ में ये मोर मस्कुलर होते हैं एज कंपेयर टू फोर लिम्स। जेड शेप होना और मोर मस्कुलर होना भी इसके लिए एडेप्टेशन होता है फ्रॉग के लिए, जंपिंग के लिए और स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं फ्रॉग के लिए। ऐसे अगर अपन बात करें हाइंड लिम्स के अंदर अपने को डिजिट्स भी देखने को मिलेंगी। डिजिट के नंबर की अगर अपन बात करें तो 5 डिजिट्स होती हैं ईच लिम्स के अंदर, और डिजिट जो होती हैं बोन के छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसी वजह से अपन उनको डिजिटल फॉर्मूले की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बात करें फर्स्ट डिजिट के अंदर बोन के सेगमेंट की तो अपने को 2 सेगमेंट मिलेंगे, सेकंड डिजिट के अंदर भी 2 सेगमेंट मिलेंगे, थर्ड डिजिट के अंदर 3 सेगमेंट मिलेंगे, फोर्थ डिजिट के अंदर 4 सेगमेंट मिलेंगे, और लास्ट और 5th डिजिट के अंदर अपने को 3 बोन के सेगमेंट मिलेंगे। साथ ही अपन बोलेंगे जो डिजिट्स हैं हाइंड लिम्ब की, उन डिजिट्स के बीच में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है जिसको अपन वेब बोलते हैं, और ये वेब जो है वो अडेप्टेशन होता है इसके लिए स्विमिंग के लिए।
फिर अपन बात करते हैं फॉर लिम्स के लिए, और फॉर लिम्स की जब अपन बात करते हैं तो फॉर लिम्स के अंदर भी डिजिट अपने को मिलेंगी, और डिजिट्स के अगर नंबर की बात करें तो फॉर लिम्स के अंदर अपने को ओनली और ओनली 4 डिजिट्स देखने को मिलेंगी, यानी कि एक डिजिट है वो एब्सेंट होगी। कौन सी डिजिट एब्सेंट होती है, तो अपन बोलते हैं फ्रॉग के अंदर फर्स्ट डिजिट यानी कि थम्स, और फ्रॉग के फॉर लिम्स के थम्स को ही अपन बोलते हैं पोलेक्स, यानी कि इसके अंदर पोलेक्स एब्सेंट होगा। पोलेक्स तो एब्सेंट होता है, लेकिन उस पोलेक्स रीजन के अंदर ही मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एक मस्कुलर पैड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। उस पैड लाइक स्ट्रक्चर को ही अपन नप्सियल पैड, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है कोपुलेटरी पैड, या फिर इसी को अपन एम्प्लेक्सेसरी पैड भी बोलते हैं। ये फीमेल के अंदर एब्सेंट होगा। दूसरी तरफ अपन बात करते हैं डिजिट की। अपन ने बात की डिजिट के लिए, अपन ने बोला कि डिजिट जो है बोन के छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। वो छोटे छोटे सेगमेंट के बेसिस पे अपन डिजिटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फॉर लिम्स के लिए डिजिटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट डिजिट अपन ने बोला इसके अंदर एब्सेंट होती है, यानी कि 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड डिजिट के अंदर बोन के 2 सेगमेंट मिलेंगे, थर्ड डिजिट के अंदर भी बोन के 2 सेगमेंट मिलेंगे, फोर्थ डिजिट के अंदर अपने को 3 सेगमेंट मिलेंगे, और लास्ट और फिफ्थ डिजिट के अंदर भी अपने को 3 सेगमेंट मिलेंगे। अब यहां पे जो कॉमन पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मेल फ्रॉग को अपन कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे फीमेल से। तो अपन बोलेंगे, अपन ने पहले जो वोकल सेक पढ़ा वो भी केवल मेल के अंदर ही देखने को मिला, और नप्सियल पैड है ये भी अपने को केवल और केवल मेल फ्रॉग के अंदर ही देखने को मिला। दोनों ही स्ट्रक्चर है वो ओनली और ओनली मेल के अंदर देखने को मिलती है, फीमेल के अंदर एब्सेंट होती है ये स्ट्रक्चर। फिर अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की, एनाटॉमी या फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डाइसेक्ट, जैसे ही फ्रॉग को डाइसेक्ट करेंगे, डाइसेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर अपने को बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे। 1 बाय 1 करके अपन क्या करने वाले हैं, एक एक सिस्टम को अपन यहां पे डील करने वाले हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर अपन फंक्शन की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से गैसेस का एक्सचेंज करवाता है। फिर अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो फ्रॉग के अंदर 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अपने को देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइप की अगर अपन बात करें तो वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यहां पे वर्ड आ रहा है पल्मोनरी, पल्मो टर्म अपन यूज में लेते हैं लंग्स के लिए, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू हो रहा है उसको अपन बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सेकंड अपन बात करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की। यहां भी क्यूटेनियस जो वर्ड है वो अपन क्यूटिकल यानी कि स्किन के लिए यूज में लेते हैं, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू हो रहा हो उसको अपन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। फिर बात करते हैं बक्कोफेरेंजियल या फिर रेस्पिरेशन थ्रू बक्कल कैविटी, यानी कि बक्कल कैविटी के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होगा तो उसको अपन बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। यहां से जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली या तो ऐसा पूछ सकता है कि फ्रॉग के अंदर सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन कौन सा देखने को मिलेगा, तो अपन बता देंगे कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन मैक्सिमम होगा फ्रॉग के अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर। या फिर क्वेश्चन के अंदर अगर स्पेशल कोई कंडीशन दे देता है कि कोई फ्रॉग है वो वाटर के अंदर है या फिर हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम रेस्पिरेशन अपने को कौन सा देखने को मिलेगा, तो अपना आंसर चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में अपन आंसर देंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन फ्रॉग के अंदर सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, और फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन 2 पार्ट में डील करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा वो है एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और सेकेंड पार्ट में अपन डील करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की अपन जब बात करते हैं तो फ्रॉग के लिए बोलते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज सॉल्ट। सॉल्ट क्यों होती है, तब अपन इसका आंसर देते हैं कि वो कार्निवोरस होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपन बात करते हैं कि इसी का जो टेडपोल लार्वा हर्बीवोरस होता है उसकी वजह से उसकी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू फ्रॉग। फिर बात करते हैं रूट फॉर द पैसेज ऑफ फूड, फूड के पैसेज के लिए करेक्ट रूट क्या होगा। तो सबसे पहले पता है माउथ के अंदर जैसे ही फूड लेगा वो ट्रेवल करता हुआ ओरल कैविटी में जाएगा, ओरल कैविटी से आगे मूव करेगा फेरिंक्स रीजन में, फेरिंक्स के बाद में इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में स्टमक, स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन क्लोइका, और फाइनल क्लोइकल एपरेचर के थ्रू बॉडी की बाहर। फिर अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, डाइजेस्टिव ग्लैंड की। मेनली अपन बात करेंगे यहाँ पे 2 ही डाइजेस्टिव ग्लैंड जो मेनली लीवर और पैंक्रियाज है। अगर सलाइवरी ग्लैंड की अपन बात करें तो फ्रॉग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लीवर की। लीवर के लिए अपन बोलेंगे कि लीवर बाइल सिंथेसिस करता है, और साथ में अपन बोलेंगे इसी के साथ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर है टेम्पररी स्टोर भी करता है बाइल को, साथ में अपन बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल भी गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है। दूसरी तरफ अपन बात कर रहे हैं पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज है डाइजेस्टिव जूस,
या फिर अपन बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस, ये सिंथेसिस करता है जो कि हेल्पफुल होता है डाइजेशन के अंदर। यानी अपन बात करें लीवर और पेंक्रियाज की, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक बाइल जूस सिंथेसिस कर रहा है और पेंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव जूस या पेंक्रियाटिक जूस सिंथेसिस कर रहा है और फाइनली रिलीज आउट कर देते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस में, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर अपन यहाँ डाइजेशन की कंप्लीट फिजियोलॉजी की बात करें तो सिंपली अपने को ये ध्यान में रखना है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ह्यूमन के, इसलिए अपन यहाँ पे फिजियोलॉजी से रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे। फिर अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो अगर सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन की, फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, गैसेस एंड हार्मोन्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर बात करते हैं हार्ट की, हार्ट के लिए अपन बोलते हैं फ्रॉग का हार्ट है वो माइजेनिक होता है और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड में अपन बात करें तो 2 तो ओरिकल होंगे और एक इसके अंदर वेंट्रिकल होगा। 3 चैम्बर्ड होने की वजह से अपन बोलते हैं कि इसके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन अपने को देखने को मिलता है और क्लॉज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। अगर बीट की बात करें तो 64 बीट्स पर मिनट इसका हार्ट करता है। डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो फ्रॉग का वेंट्रल सरफेस जो है उसकी का डायग्राम है और नेक्स्ट जो बी वाला डायग्राम है ये है इसका डोर्सल सरफेस का। डायग्राम के अंदर मेनली अपन 2 ही स्ट्रक्चर समझेंगे, एक है वो साइनस वेनोसस और दूसरा है ट्रंकस आर्टेरियोसस या फिर कॉनस आर्टेरियोसस की। बात करेंगे सबसे पहले साइनस वेनोसस की। साइनस वेनोसस के लिए अपन बोलेंगे कि फ्रॉग की जो डोर्सल हार्ट की जो डोर्सल सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस के ऊपर अपने को एक अलग से चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो ब्लड को कंप्लीट बॉडी से कलेक्ट करने का काम करती है और साथ में इसका फंक्शन अपन ये भी बताएंगे कि फ्रॉग के हार्ट के अंदर ये इंपल्स जनरेट करने का काम भी करती है। इसी वजह से इसके हार्ट के अंदर साइनस वेनोसस को अपन पेसमेकर भी बोलते हैं। दूसरी तरफ अपन बात करते हैं कॉनस आर्टेरियोसस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस की। कॉनस आर्टेरियोसस के लिए अपन बोलेंगे कि वेंट्रिकल से एक बड़ी डक्ट लाइक ओपनिंग निकलती है जिसको अपन कॉनस आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस कहते हैं और यही क्या करती है, कंप्लीट बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। फिर अपन बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड के अंदर मेनली अपने को 3 टाइप की सेल देखने को मिलेंगी। फर्स्ट सेल को अपन बोल रहे हैं आरबीसी। यहां पे इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस फ्रॉग की आरबीसी जो होती है उसके अंदर अपने को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यानी कि न्यूक्लिएटेड होंगी आरबीसी। अगर शेप और साइज की बात करें तो बाइकॉन्वेक्स या फिर ओवल होगा और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। फिर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। फिर बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट की, कोगुलेशन में हेल्प करती हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। फिर बात करते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम के लिए सिंपल अपन इतना बताएंगे, स्पेशल टाइप का वेनस का कनेक्शन होता है ये 2 डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। फर्स्ट टाइप है इसका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटो वर्ड अपन लीवर के लिए यूज में लेते हैं, इसी वजह से इस पोर्टल सिस्टम के अंदर भी एक जो ऑर्गन है वो तो लीवर पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा ऑर्गन है वो इंटेस्टाइन। लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेशल वेनस कनेक्शन देखने को मिलता है जिसको अपन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बोल रहे हैं। दूसरा अपन बात करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में रीनल जो वर्ड आ रहा है वो अपन किडनी के लिए यूज में लेते हैं, यानी कि एक ऑर्गन तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा किडनी, और दूसरे ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो इसकी बॉडी के जो लोअर पार्ट्स के जो भी हैं उनसे ब्लड को उनके बीच में और किडनी के बीच में एक स्पेसिफिक वेनस कनेक्शन देखने को मिलता है जिसको अपन रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये मैमल्स के अंदर एब्सेंट होता है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट सिस्टम की तो वो है अपना नर्वस सिस्टम। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो परसेप्शन एंड एनालिसिस ऑफ सेंस, रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सेंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन, ये इसका फंक्शन होगा। अगर कंप्लीट नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा इसका सीएनएस, सेकंड पार्ट होगा पीएनएस और थर्ड पार्ट होगा एएनएस। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली अपन 2 ही स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अगर बात करें ब्रेन की तो ब्रेन को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट है फॉर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर ब्रेन की, तो फॉर ब्रेन के अंदर अपने को सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलता है, ऑल्फैक्टरी लोब देखने को मिलता है, दोनों का ही नंबर 1 पेयर होता है। फिर अपन बात करते हैं डायनसेफेलॉन की, तो डायनसेफेलॉन केवल सिंगल होता है, यानी कि अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। तीनों ही स्ट्रक्चर फॉर ब्रेन की स्ट्रक्चर हैं। फिर बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर अपने को ऑप्टिक लॉब्स देखने को मिलेंगे जिनका नंबर 1 पेयर होता है। फिर बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन के अंदर अपने को सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा दोनों ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। यहां पे अपन बात करें अगर पॉन्स की, तो पॉन्स इसके अंदर रिड्यूस होता है या फिर एब्सेंट होता है।
फिर बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए अपन बोलेंगे इसके अंदर अपन नार्व को मेंशन करते हैं, और नार्व्स की जब बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से भी नार्व निकलेंगी और स्पाइनल कॉर्ड से भी नार्व निकलेंगी, यानी कि जो नार्व ब्रेन से निकलेंगी उनको अपन क्रेनियल नार्व बोलेंगे, और जो नार्व्स निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से उनको अपन स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। दोनों के ही नंबर की अगर अपन बात करें तो 10 पेयर दोनों का नंबर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसका ध्यान में रखना है। स्पाइनल नर्व के अगर नंबर की अपन बात करते हैं तो फ्रॉग जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है राना टिग्रीना, वो खुद ही इसका एक्सेप्शन है। राना टिग्रीना के अंदर नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो 9 पेयर्स होती हैं। फिर बात करते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के ऑटोनॉमस ऑर्गन्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिन ऑर्गन्स की एक्टिविटी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने इंक्रीज किया था उनकी एक्टिविटी को वापस नॉर्मलाइज करने का फंक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। फिर अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो फ्रॉग के अंदर किडनी होगा 1 पेयर। सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ किडनी की बात करें तो इसके अंदर मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी देखने को मिलती है और 1 पेयर इनका नंबर होता है। टेडपोल लार्वा की अगर अपन बात करें तो ये हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरह भी एक्ट करता है। अगर इसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को अपन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि किडनी का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो चुका होता है। इसी वजह से अगर ईच किडनी के अंदर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नंबर की अगर अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेट 2000 इन ईच किडनी इनका नंबर होता है। यूरिन का फॉर्मेशन यही होगा। यूरिन फॉर्म होने के बाद में यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इसको टेम्परेरी स्टोर करता है। फिर बात करते हैं फ्रॉग की, तो फ्रॉग जो है वो एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया है वो एलिमिनेट करता है, इसी वजह से फ्रॉग को अपन यूरियोटेलिक भी बोलते हैं। लेकिन जो इसका टेडपोल लार्वा है वो अमोनिया रिलीज करता है, इसी वजह से इसके टेडपोल लार्वा को अपन अमोनोटेलिक बोलते हैं। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अपने को देखने को मिलेगा फ्रॉग के अंदर। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अपने को देखने को मिलेगा। अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वा स्टेज अपने को देखने को मिलेगी। और लार्वा स्टेज की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो लार्वा होता है उसको अपन टेडपोल लार्वा बोलते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास यहां पे ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बीच में और मेल फ्रॉग के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कम्युनिकेशन अपने को देखने को मिलता है। डायग्राम की हेल्प से अपन इसको समझने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके अंदर टेस्टिस, अपने को पता है टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही होगी और इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यू चल रहा होगा। स्पर्म के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने के बाद में ये स्पर्म जो है वो मूव करेंगे किसके थ्रू। अब देखो यहाँ पे वासा इफ्रेंसिया है, 10 to 12 के लगभग फाइन ट्यूब्यूल्स हैं। ये फाइन ट्यूब्यूल्स टेस्टिस से अराइज हो रही हैं और जाके ये जो है स्ट्रक्चर इसको अपन बोल रहे हैं किडनी। ये वासा इफ्रेंसिया है वो जाके मर्ज हो रही है किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर भी अपने को एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। उस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोल रहे हैं बीडर्स कैनाल। और ये बीडर्स कैनाल जैसे ही किडनी को एग्जिट करती है, एग्जिट करने के बाद में फिर से एक डायलेटेड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। और सेमाइनल वेसाइकल आगे चल के फिर से एक सिंपल डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको अपन बोल रहे हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट फाइनली जाके ओपन हो रहा है क्लोइका के अंदर, और फाइनली क्लोइका है वो क्लोइकल एपरेचर के थ्रू बाहर। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है, पहले भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्रॉग के अंदर स्पर्म के पैसेज के लिए करेक्ट रूट क्या होगा। तो अपने को पता है स्पर्म का प्रोडक्शन है वो टेस्टिस के अंदर होना है, यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद में ये यहां से मूव करेंगे। मूव करने के बाद में अपने को पता है 10 से 12 जो फाइन ट्यूब्यूल्स हैं जिनको अपन वासा इफ्रेंसिया बोल रहे हैं, ये वासा इफ्रेंसिया के अंदर मूव करेंगे। वासा इफ्रेंसिया के अंदर मूव करने के बाद में किडनी के अंदर जाके मर्ज हो रही है स्ट्रक्चर, यानी कि किडनी में जाएंगे। किडनी में जाने के बाद में किडनी के अंदर अपने को बीडर्स कैनाल देखने को मिलेगी, यानी कि ये बीडर्स कैनाल में मूव करेंगे। और बीडर्स कैनाल जैसे ही एग्जिट कर रही है किडनी को, अपने को सेमाइनल वेसाइकल जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है उसमें मूव करेंगे, और उससे फाइनली यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और यूरिनोजेनाइटल डक्ट
के बाद में फाइनली क्लोइका, और क्लोइका से क्लोइकल एपरेचर के थ्रू फाइनली रिलीज आउट कर दिए जाते हैं बॉडी से बाहर, यानी कि वाटर के अंदर। अपन ने बोला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि वाटर के अंदर ये अपने स्पर्म जो है उनको रिलीज कर देगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे अपने को कोई भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है मेल फ्रॉग के जैसे। यहां पे सेपरेट ओपन हो रहे हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और किडनी जो है यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो भी क्लोइका के अंदर सेपरेटली ओपन हो रहे हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि ओवरी है उनकी सेपरेट ओपनिंग है क्लोइका के अंदर। इसी वजह से इसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिलता है अपने को जेनाइटल ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बीच में। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वन पेयर इनके अंदर ओवरी होगा, यानी कि oogenesis की प्रोसेस जो है, ओवम का प्रोडक्शन जो है वो ओवरी के अंदर होगा। और फिर अपन बोलते हैं ये ओवा जो है रिलीज करेगी ओवरी, और तो ओवरी जैसे ही रिलीज करेगी तो इन ओवा को रिसीव करने वाली कोई स्ट्रक्चर चाहिए, तो जो ओपनिंग है जो रिसीव करते हैं उसको अपन बोलते हैं ओस्टियम, और ये ओस्टियम के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है फनल शेप उसको अपन बोल रहे हैं ओविडक्ट, और ओविडक्ट के बाद में फाइनली सिंपल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जिसको अपन बोल रहे हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट जैसे ही जाके ओपन होने वाली होती है क्लोइका में, क्लोइका के जस्ट पहले एक फिर से डायलेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं ओविसेक। ये ओविसेक है वो टेम्परेरी स्टोर करता है ओवा को, फिर फाइनली ये ओविसेक जाके ओपन हो जाता है क्लोइका के अंदर, और क्लोइका फाइनली क्लोइकल एपरेचर के थ्रू ओवा को बाहर रिलीज कर देता है बॉडी से। अगर यहां पे अपन बात करें ओवा की, तो एक बार में जो ओवरी है वो अप्रोक्सीमेट 3000 के लगभग ओवा रिलीज करती है, बल्क अमाउंट के अंदर ओवा रिलीज करती है। ये भी इसके लिए अडेप्टेशन होता है क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, इसी वजह से इनको ओवा भी जो है बल्क अमाउंट के अंदर रिलीज करने होते हैं। अगर अपन बात करें करेक्ट फेसेज ऑफ ओवा, ओवा के लिए करेक्ट फेसेज क्या होगा, उनका करेक्ट रूट क्या होगा बॉडी से मूव कर बाहर उनको रिलीज आउट करने के लिए, तो अपने को पता है प्रोडक्शन जो हुआ है वो ओवरी के अंदर हो रहा है। ओवरी के अंदर प्रोडक्शन होने के बाद में उनको जैसे ही रिलीज आउट किया जाएगा ओवरी से बाहर, तो उनको रिसीव कौन करेगा, तो सबसे पहले अपन ने बोला ओस्टियम, यानी कि ओस्टियम जो है वो रिसीव करेगा। ओस्टियम से मूव करके जाएंगे ओविडक्ट फनल से पार्ट में, और ओविडक्ट फनल वाले पार्ट से जाएंगे ओविडक्ट में, और फाइनली ओविसेक। ओविसेक इनको टेम्परेरी स्टोर भी कर लेता है, और ओविसेक फाइनली इनको रिलीज करता है क्लोइका में, और क्लोइका फाइनली क्लोइकल एपरेचर के थ्रू बाहर रिलीज आउट कर देता है। सिंपली अपने को ये इनकी सिक्वेंस ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट यही है अपने को यहाँ पे। फिर बात करते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। फ्रॉग की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो अपने को ध्यान में रखना है ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को। क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो अपने को पता है ये कार्निवोरस होता है, यानी कि इंसेक्ट को फीड करेगा, और इंसेक्ट क्या करते हैं, क्रॉप्स को वेस्ट करते हैं, खराब करते हैं, इसी वजह से अपन बोलते हैं कि प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ में सेकंड पॉइंट लिखा अपन ने मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस ये मेंटेन इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इंसेक्ट का प्रीडेटर भी है, और प्रीडेटर है वो क्या करता है इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्पफुल होता है। थैंक्स।